डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजेएन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज से कक्षा 11 का फिजिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है। आज के बाद प्रत्येक दिन आपको एक लेक्चर फिजिक्स का अपलोड मिलेगा यूट्यूब के चैनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज भौतिकी के एकदम बेसिक नॉलेज से, ताकि हम भौतिकी को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज फिजिक्स। हमको भौतिकी अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स कहते किसे। तो ये जो फिजिक्स है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में भौतिकी कहा जाता है। और ये जो फिजिक्स है जो कि अंग्रेजी भाषा का है, ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से मिलकर बना है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से मिलकर बना है, और ग्रीक भाषा में फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो फिजिक्स है ये नेचुरल साइंस का ही एक पार्ट है, ये एक ब्रांच है नेचुरल साइंस का। यानी भौतिकी जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। आप कह सकते कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही भौतिकी हो गया। भौतिकी को प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान ही कहा जाता था। जो फिजिक्स है इसको इनिशियल स्टेज में नेचुरल साइंस के नाम से ही जाना जाता था। समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो इसको फिजिक्स नाम दिया गया और भौतिकी कहा जाने लगा। तो हम देखेंगे इसके आगे कि ये जो फिजिक्स है वास्तव में इसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होता है एनर्जी और मैटर का। जैसे आपको कक्षा 9th में बताया जाता है, ये कॉमन सी चीजें कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं और आप संभवतः सब जानते ही हैं कि द्रव्य क्या होता है, मैटर, व्हाट इज मैटर। तो आप जानते हैं वो प्रत्येक वस्तु में जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वही द्रव्य है। जैसे ईंट हो गया, ये पेन हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य है। यानी जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अध्ययन कर सके, अनुभव कर सके, वही क्या है? वही द्रव्य। इसके आगे हम देखते हैं एनर्जी। क्योंकि फिजिक्स अध्ययन कर रहे तो ऊर्जा के बारे में जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। एनर्जी क्या है आपको पता है? एनर्जी यानी कि कार्य करने की क्षमता। एनर्जी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके एब्सेंट में, जिसकी अनुपस्थिति में कार्य संभव नहीं होता। यानी प्रत्येक वस्तुओं को कार्य करने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऊर्जा है। यानी ऊर्जा हमको शुरुआत से बताया जाता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ये कार्य किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी चरण में हो सकता है। जैसे हम बोल रहे, आप सुन रहे, ये ध्वनि ऊर्जा का अर्थ है। आपको सूर्य से जो प्रकाश आ रही है उससे गर्मी मिल रही है, ये ऊष्मीय ऊर्जा का प्रारूप हो गया। यानी ऊर्जा के रूप अलग अलग है, कई रूपों में ये पाया जाता है। ऊष्मीय रूप में मिलेगा, ध्वनि में मिलेगा, प्रकाश के रूप में मिल सकता है, विकिरण के रूप में मिल सकता है। तो कहने का मतलब ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता है। तो अगर द्रव्य और ऊर्जा को लेके हम फिजिक्स का कोई परिभाषा सोचें तो आप बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, इनकी अन्योन्य क्रियाएं जो हो तथा उनके परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वही फिजिक्स है। जब इतना हम फिजिक्स में अध्ययन कर चुके होते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में जब साइंटिस्ट आइंस्टीन का आप नाम सुने होंगे, आइंस्टीन के पहले यह समझा जाता था कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग है। वो तो आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने बताया कि वास्तव में द्रव्य और ऊर्जा का पृथक पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता,
यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी परस्पर ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन का दिया हुआ समीकरण था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। कहने का मतलब इसमें उन्होंने बताया कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है मास में, जहां मास मीन्स द्रव्यमान, यानी कि उन्होंने बताया अगर किसी वस्तु की ऊर्जा हमको पता हो तो उस वस्तु का हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, अगर द्रव्यमान पता हो तो उस वस्तु की ऊर्जा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि द्रव्य को या द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है या ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पर आपको सी दिख रहा है, सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है। वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा, मतलब प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸। अब जब फिजिक्स अध्ययन करते हैं तो वास्तव में फिजिक्स इतना ब्रॉड है कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि संपूर्ण भौतिकी का ज्ञान उसको है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण वह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, उनका ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ होता है। तो फिजिक्स के प्रत्येक पार्ट को हम अच्छे से अध्ययन कर सकें, इसके लिए इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और कैटेगरी अगर हम देखें, ये केवल हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए ही कैटेगरी बनाया गया इसमें। चलिए देखिए वो क्या है, इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। सबसे पहले हमको फिजिक्स में यांत्रिकी अध्ययन करना पड़ेगा। तत्पश्चात ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी हम अध्ययन करेंगे। पहले मैकेनिक्स अध्ययन करेंगे, यानी कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, उन पर कैसे बल का आरोपण होता है, बल लगाने से उनमें परिवर्तन क्या क्या होता है। तत्पश्चात हम अध्ययन करेंगे ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। तीसरा हम अध्ययन करेंगे प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, कि कैसे हम एक आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखने लगता है, या फिर हम कार से ड्राइव करके जा रहे होते तो बगल में लगे शीशे में पूरे पीछे का दृश्य दिखाई पड़ता है। चौथा हमको मिल जाता है दोलन तथा तरंगे, दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशन तथा वेव्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपके सब्जेक्ट का। छठा हमको अध्ययन करना पड़ेगा वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और फाइनली हम जाके अध्ययन करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। इन 6 चरणों के पश्चात आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने भौतिकी को अध्ययन किया है, उसको हमने समझा है। तो यहां पर हमको ये 6 चरण अध्ययन करने पड़ेंगे। सर्वप्रथम मैकेनिक्स, तत्पश्चात थर्मोडायनामिक्स, फिर ऑप्टिक्स, फिर ऑसिलेशन तथा वेव्स, और फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और सबसे लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स हम अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिकी जब अध्ययन कर रहे होंगे, यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे मोशन, गति क्या है, फिर फोर्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग है। फोर्स, इसी में न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा, आपका न्यूटन का इनर्शिया लॉ आ जाएगा इसमें। अच्छा, अगर जब फोर्स की बात होती है तो क्वेश्चन बनता है कि नेचर में कितने तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, कितने फंडामेंटल फोर्सेस है, यानी कि प्रकृति में मूल बल कितने हैं, प्रकृति में मूल बल कितने हैं। तो आप बताएंगे प्रकृति में केवल और केवल 4 मूल बल पाए जाते हैं। फंडामेंटल फोर्स कितने हैं नेचर में? 4 है। प्रकृति में जो फंडामेंटल फोर्स है वो उनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा है बच्चों
क्षीण नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल, इसे कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। और लास्ट रहेगा वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। ये केवल 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस से हैं। इनके अलावा जितने रहेंगे सब व्युत्पन्न यानी डेराइव फोर्सेस होती हैं। आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। थोड़ा थोड़ा इसको आगे चल के हमको सिलेबस में अध्ययन करना है, लेकिन आज जब मूल बल की बात हो गई तो थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे कि वास्तव में इनमें क्या रिलेशन होता है, इनको जानते कैसे। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता होगा, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया और उन्होंने बताया कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण हर दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु पर बल अप्लाई करती है केवल और केवल अपने द्रव्यमान के कारण। तब जाके उन्होंने बताया 1686 ईस्वी में, आप ध्यान रखेंगे, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन आप याद रखिए, 1686 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। उन्होंने बताया कि किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस तरीके से अगर 2 पिंड ऐसे रखे हों जिनके की मास m1 m2 हो, डिस्टेंस इनके बीच का r हो, तो बताया न्यूटन कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चों वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। दोनों को उन्होंने साथ मिलाया तो उन्होंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कक्षा 9th में हमने ये पढ़ा है, जिसके तहत उन्होंने बताया ये प्रोपोर्शनल का साइन आप जानते हैं हटाना पड़ता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक नियतांक आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी होता है जी। इसको कैपिटल जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमको याद रखना होता है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है कैपिटल जी का कि 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। आइए आगे हम देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल। आप जानते हैं, आपने पदार्थों का परमाणुीय मॉडल अध्ययन किया है, जिसके तहत आपको बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के मध्य का एक भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब जब न्यूक्लियस मींस नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रबल नाभिकीय बल के माध्यम से ही बंधे होते हैं। ये जो प्रबल नाभिकीय बल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी बल के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तीसरा है क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल। इसमें आप देखेंगे कि रेडियो एक्टिवता, बेकुरल नाम के वैज्ञानिक थे, बेकुरल ने बताया कि कुछ ऐसे भी नाभिक होते जिनसे किरणें अपने आप रिलीज होती रहती हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनसे किरणें अपने आप रिलीज स्वतः ही निकलती रहती, उनका विघटन स्वतः ही होता रहता है। ऐसे पदार्थों को उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा था। तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः ही विघटन होता है तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो 3 होती हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। गामा एनर्जी का सिंबल होता है। अल्फा जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा इज इक्वल टू 2He4। अल्फा हीलियम का नाभिक होता है और जो बीटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है, दुर्बल नाभिकीय बल के तहत आप देखोगे कि इन्हीं कणों पर ये जो अल्फा और बीटा निकलते हैं, इन पर नाभिक के मूल कणों के द्वारा जो बल अप्लाई किया जाता है। फिर से सुनिए, रेडियो एक्टिवता में जो कण रिलीज होते हैं यानी कि अल्फा और बीटा,
उन पर उस नाभिक के जो मूल कण हैं उनके द्वारा जो बल अप्लाई किया जाता है उसे हम क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। और लास्ट है वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है? इसमें देखिए दो वर्ड आपको मिलेगा, एक तो वैद्युत मिलेगा, दूसरा चुंबक मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों एक ही। अब कैसे एक ही वो समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, जब तक प्लस क्यू चार्ज स्थिर है तब तक ये स्थिर वैद्युत क्षेत्र बनाता है, और जैसे ही ये मूव करना शुरू करता है तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। आप पढ़ोगे आगे चल के कि जब कोई आवेश गति करता है तो उस आवेश के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब कोई दूसरा चार्ज उसमें इंटर करेगा तो उनके बीच में बल अप्लाई होगा, वो डिपेंड करेगा उनके नेचर पे। तो वैद्युत चुंबकीय बल कहने का मतलब जब आवेश स्थिर है तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, और वही आवेश अगर गति करने लगा, वो गति करने के लिए स्वतंत्र, वो गति करता जा रहा, तो आप पाएंगे उस आवेश के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उनके बीच में बल लगना शुरू हो जाएगा। अगर हम इनको एक सिंबल के माध्यम समझें, ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लीजिए हम लिख दिए Fg, प्रबल नाभिकीय बल को हम मान लिए लिख लिए जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल को हम मान लीजिए लिख दिए वीक न्यूक्लियस फोर्स, और वैद्युत चुंबकीय बल को हम लिख दिए मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप सिंबल में मत जाइएगा, वो केवल इनके इंग्लिश वर्ड का लेके बता जा रहा, वास्तव में इनमें क्या रिलेशन होता है वो बताने के लिए। तो अगर इनमें संबंध हम देखेंगे बच्चों, संबंध बहुत पूछा जाता है। संबंध क्या पूछा जाता है? इसमें ये पूछेगा कि प्रकृति में उपस्थित सबसे क्षीण बल कौन सा है, आपसे पूछेगा प्रकृति में उपस्थित सबसे प्रबल बल कौन सा है, तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनको इन पे आप ज्यादा गौर मत कीजिएगा, ये केवल हमने इनके इंग्लिश वर्ड से ही लिया है। अब जैसे रिलेशन हम देखेंगे तो सर्वप्रथम ये जो सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स हमने लिखा है ये सबसे प्रबल होता है। रेशियो, ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा ये जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इतना हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनमें रिलेशन क्या है, आपेक्षिक प्रबलता का क्रम क्या है, तो देखेंगे 1 अनुपाते 10 की घाते -2 अनुपाते 10 की घाते -13 अनुपाते 10 की घाते -38। ये रिलेशन होता है। अब देखो इसमें क्या रिलेशन, आप देख रहे हैं कि प्रकृति में उपस्थित सबसे प्रबल बल कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स है। यानी प्रबल नाभिकीय बल जो है वो सबसे प्रबल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में उपस्थित सबसे क्षीण बल है। रिलेशन पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में और वीक में, यानी प्रबल नाभिकीय बल में और दुर्बल नाभिकीय बल में संबंध पूछा जाता है। तो आप बताएंगे प्रबल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल का 10 की घाते 13 गुना होता है। फिर से सुन लीजिए जी, प्रबल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल का 10 की घाते 13 गुना होता है। तो आज के लेक्चर में हम